हेलो एवरीवन, वेलकम टू हेल्प गुरु वन चैनल। और आज हम लोग मैनेजरियल इकोनॉमिक्स का सीरीज़ 3 कर रहे हैं। इससे पहले 2 सीरीज़ हो चुकी हैं, जिसने नहीं देखी हैं वो एक बार देख सकता है, क्योंकि इकोनॉमिक्स एक ऐसा सब्जेक्ट होता है जब तक पुराने कंसेप्ट क्लियर नहीं होते तब तक आगे वाला समझ में नहीं आता। तो आज हम लॉ ऑफ डिमांड की बात करेंगे। तो बेसिकली जो लॉ ऑफ डिमांड है आपके पास वो क्या होता है, आज हम लॉ ऑफ डिमांड, डिमांड कर्व, डिमांड शेड्यूल, एक्सेप्शंस और रीजंस वाइड, लॉ ऑफ डिमांड कर्व, स्लोप डाउन, इन सब चीज़ों के बारे में बात करेंगे। तो लॉ ऑफ डिमांड क्या होता है, डिमांड क्या होता है, ये तो हमने पिछली बार पढ़ लिया था। पिछली सीरीज़ में हमने डिमांड एनालिसिस के बारे में ही बात करी थी कि डिमांड बेसिकली क्या होती है कि आपकी डिज़ायर क्या है प्लस आपकी विलिंगनेस क्या है प्लस एबिलिटी टू पे और पर्टिकुलर गिवन पीरियड ऑफ टाइम और पर्टिकुलर प्राइस पर, तो उसको हम डिमांड बोल रहे थे। बट डिमांड का लॉ क्या बोलता है, तो बेसिकली जो लॉ ऑफ डिमांड है वो एक बात को बोलता है जो हमें सिंपल टर्म्स में समझनी है कि ये प्राइस और डिमांड की एक रिलेशनशिप को डिफाइन करता है। और लॉ ऑफ डिमांड बोलता है कि प्राइस और डिमांड में एक इन्वर्स रिलेशनशिप होती है, लेकिन कंडीशन ये है कि जितने अदर डिटर्मिनेंट्स होते हैं, यानी कि जितने अदर फैक्टर्स होते हैं वो सारे के सारे कांस्टेंट होंगे, तभी लॉ ऑफ डिमांड आपका वैल्यूएबल होगा। तो लॉ ऑफ डिमांड की अगर हम बात करते हैं तो ये आपका एल्फ्रेड मार्शल ने दिया था। ये क्वेश्चन ऐसा आ जाता है कई बार कि लॉ ऑफ डिमांड किसने दिया है, तो वो हमें पता होना चाहिए कि गिवन बाय एल्फ्रेड मार्शल ने। अब लॉ ऑफ डिमांड स्टेट दैट क्वांटिटी डिमांडेड ऑफ अ गुड शोज एन इनवर्स रिलेशनशिप विद द प्राइस ऑफ गुड व्हेन अदर फैक्टर आर हेल्ड कांस्टेंट। अभी मैंने यही बोला कि लॉ ऑफ डिमांड क्या बोलता है, लॉ ऑफ डिमांड बोलता है कि क्वांटिटी, कितनी क्वांटिटी हम डिमांड कर रहे हैं और क्या प्राइस है गुड्स का, इनके बीच में एक इन्वर्स रिलेशनशिप। इन्वर्स रिलेशनशिप का मतलब होता है कि अगर प्राइस बढ़ेगा तो डिमांड कम होगा और डिमांड और प्राइस कम होगा तो डिमांड ज़्यादा हो जाएगा। तो ये एक इस टाइप की रिलेशनशिप यानी कि इन्वर्स रिलेशनशिप को शो करता है। बट अदर फैक्टर्स आर हेल्ड कांस्टेंट। अदर फैक्टर कौन कौन से होते हैं जो हमने इससे पिछली सीरीज़ में बात की थी, कौन कौन से थे वो, आपका रिलेटेड गुड्स था, आपके पास इनकम था, आपके पास कंज्यूमर की टेस्ट एंड प्रेफरेंसेस थी, गवर्नमेंट पॉलिसीज़ थी, पॉपुलेशंस था, कंज्यूमर की प्रेफरेंस थी, प्राइस ऑफ कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स थे, सब्स्टिट्यूट गुड्स थे। तो वो सारे के सारे हमारे कांस्टेंट होंगे, तभी हम बोल सकते हैं कि क्वांटिटी और प्राइस में एक रिलेशनशिप होती है जो इन्वर्स होती है। It means price increase, demand decrease and price decrease then demand increase। यानी कि सिंपल सा एक लॉ है कि अगर प्राइस बढ़ेगा तो डिमांड कम हो जाएगा, प्राइस कम होगा तो डिमांड बढ़ जाएगा। तो ये इस टाइप की रिलेशनशिप को शो करता है आपका लॉ ऑफ डिमांड। अगर हम प्रोफेसर सैमुएलसन की बात करें तो उन्होंने क्या बोला कि लॉ ऑफ डिमांड स्टेट दैट पीपल विल बाय मोर एट लोअर प्राइस एंड बाय लेस एट हायर प्राइस इफ़ अदर थिंग्स रिमेनिंग द सेम। देखो बात उन्होंने भी यही बोली, बट बोलने का तरीका अलग है। उन्होंने क्या बोला कि लॉ ऑफ डिमांड क्या स्टेट करता है कि लोग जो सामान खरीदते हैं वो कब खरीदेंगे ज़्यादा, जब उनकी प्राइस कम हो जाएगी, और कब कम खरीदेंगे, जब उनकी प्राइस ज़्यादा होगी। यानी कि फिर से वही सेम चीज़ कि इन दो प्राइस और क्वांटिटी यानी कि डिमांड में एक इन्वर्स रिलेशनशिप होती है, बट अदर थिंग्स रिमेनिंग द सेम। और सारे के सारे कांस्टेंट और सारे के सारे फैक्टर्स आपके पास कांस्टेंट होने चाहिए। लॉ ऑफ डिमांड मैंने इसको एक सिंपल सा डायग्राम में शो कर सकते हैं कि प्राइस गोज़ अप, अगर प्राइस बढ़ रही है तो क्वांटिटी गोज़ डाउन, क्वांटिटी आपकी कम हो जाएगी। और एज प्राइस गोज़ डाउन, अगर आपकी प्राइस कम हो जाती है तो क्वांटिटी आपकी अप हो जाएगी। देखिए एग्जाम्पल भी होता है कि अगर अभी कोई आपको पता चले कि अभी जो मोबाइल फ़ोन है सैमसंग का वो 35,000 का है ना, पर हर कोई उसको अफोर्ड नहीं कर सकता, तो उसकी क्वांटिटी इतनी यानी कि डिमांड उसकी इतनी ज़्यादा नहीं है क्योंकि उसकी प्राइस हाई है अभी। बट अगर सडनली हमें पता चले कि जो 35,000 वाला फ़ोन है वो 15,000 में मिलने लग गया, प्राइस उसकी डाउन हो गई, तो क्वांटिटी क्या हो जाएगी, एकदम से बढ़ जाएगी। यानी कि जो उसको खरीद सकते हैं 15,000 फिर भी 35,000 से कम है तो वो लोग उसको परचेस कर लेंगे, तो क्वांटिटी एज़ कम्पेयर टू प्रीवियस वन उसकी बढ़ जाती है। तो यही चीज़ हमें कंपनी में भी समझनी चाहिए कि लॉ ऑफ डिमांड यानी कि हमें कितना प्राइस सेट करना है कि हमारी कितनी क्वांटिटी सेल हो, कितना प्राइस रखें कि हमारी क्वांटिटी यानी कि डिमांड बढ़े, हमारी कंपनी की, हमारे प्रोडक्ट की डिमांड बढ़े। तो ये सारी की सारी चीज़ें हम इसलिए पढ़ रहे हैं इकोनॉमिक्स का पार्ट मैनेजरियल इकोनॉमिक्स में, जिससे हम अपनी ऑर्गेनाइजेशन के लिए डिसीजन ले पाएँ।
कुछ 3 कैरेक्टरिस्टिक्स को फॉलो करता है लॉ ऑफ डिमांड, यानी कि पहली तो वही है जो हमने अभी डिस्कस करी कि इन्वर्स रिलेशनशिप होगी प्राइस और डिमांड में। प्राइस एक इंडिपेंडेंट वेरिएबल है, यानी कि उसके ऊपर किसी चीज़ का कोई फ़र्क नहीं पड़ रहा है, वो एक इंडिपेंडेंट वेरिएबल की तरह शो होता है। और डिमांड जो होगा वो डिपेंडेंट है, क्यों? क्योंकि वो प्राइस के ऊपर डिपेंड कर रहा है कि प्राइस फ्लक्चुएट करेगी तभी डिमांड फ्लक्चुएट कर रही है। तो प्राइस आपका इंडिपेंडेंट होता है और डिमांड आपका डिपेंडेंट वेरिएबल होता है। अब डिमांड शेड्यूल क्या होता है? देखो, डिमांड शेड्यूल होता है कि जो एक टेबल होती है, यानी कि जो प्राइस और डिमांड इन दोनों के बीच में एक टेबल होगी ना, तो वो जो टेबल शो करते हैं हम कि कितनी क्वांटिटीज़ गुड्स की बिकी है, किस प्राइस पे कितना बिका है, उसको हम डिमांड शेड्यूल बोलते हैं। और डिमांड शेड्यूल ही बेसिकली हमें एग्जैक्ट क्वांटिटी कितनी परचेज़ हुई है, किस प्राइस पे कितना परचेज़ हुआ है, उन सब चीज़ों के बारे में शो करता है। कैसे? ये देखिए, जैसे ये डिमांड शेड्यूल है कि जब प्राइस ऑफ एप्पल 100 रुपीज़ के थे पर केजी, तो क्वांटिटी कितनी हुई? 200, यानी कि जब 100 रुपये के एप्पल बिक रहे थे तो 200 लोगों ने क्वांटिटी बिकी है उसकी। जब 90 रुपीज़ हो गई तो वो क्वांटिटी बढ़ गई, फिर 80 हुई तो क्वांटिटी और इंक्रीज़ हो गई, 70 रुपीज़ हुआ तो 500, 60 हुआ तो 600 और 50 रुपीज़ पर केजी होने लगा तो 700। तो ये क्या शो कर रहा है? ये प्राइस और क्वांटिटी इन दोनों के बीच में एक टेबल है, और इस टेबल को ही हम बोलते हैं डिमांड शेड्यूल। और इसी टेबल से ये हम क्यों बनाते हैं? क्योंकि ये हमें एग्जैक्ट क्वांटिटी पता चल जाती है कि कितनी प्राइस पे हमारी कितनी कितनी चीज़ें सेल आउट हो रही हैं। डिमांड कर्व क्या होता है? जो डिमांड शेड्यूल, यानी कि जो हमने अभी टेबल की बात की थी, उस टेबल को अगर हम ग्राफिकली रिप्रेजेंट कर दें, ग्राफ में रिप्रेजेंट कर दें, तो वो डिमांड कर्व बन जाता है। और प्राइस उसमें हम डिनोट करते हैं वाई एक्सिस पे, और क्वांटिटी को डिनोट करते हैं हम उसमें एक्स एक्सिस पे। और एक चीज़ और हमेशा पूछा जाता है, डिमांड कर्व कैसा होता है? तो डिमांड कर्व आपका डाउनवर्ड होता है, और इसको हम नेगेटिव स्लोप भी बोलते हैं, क्योंकि ये लेफ़्ट से राइट की तरफ आता है। अब ये क्यों होता है, इसके क्या रीज़न है, वो हम आगे डिस्कस करेंगे। लेकिन ये ध्यान रखिएगा, जो डिमांड कर्व है वो कर्व आपका डाउनवर्ड होगा और नेगेटिव स्लोप होता है। ये क्वेश्चन भी यूजीसी का फेवरेट क्वेश्चन होता है कि किस टाइप का डिमांड कर्व होता है, लेफ़्ट टू राइट क्यों जाता है, नेगेटिव स्लोप है या पॉजिटिव स्लोप है। तो ये छोटी छोटी से कीवर्ड्स हमें याद रखने चाहिए। ये देखिए, अभी जो हम बात कर रहे थे एप्पल्स की, यहाँ पे हम ऑरेंजेस की बात कर लेते हैं कि जब प्राइस 5 रुपीज़, जब प्राइस 10 रुपीज़ था, प्राइस हमारा, सॉरी चलो नीचे से देखते हैं, तो जब हमारा प्राइस 5 रुपीज़ था तो केवल 2 ही क्वांटिटी सेल आउट हुई, सॉरी तब आपकी 10 क्वांटिटी सेल आउट हुई। जब हमने प्राइस 6 कर दिया, बढ़ा दिया, तो क्वांटिटी कम हो गई, 8 हो गई। फिर जस्ट अ सेकेंड, ये देखिए, जब प्राइस उसका 5 रुपीज़ था तो उसकी क्वांटिटी कितनी सेल हुई? कि 10 सेल हुई। अब हमने प्राइस बढ़ा दिया, 6 रुपीज़ कर दिया, तो क्वांटिटी उसकी कम हो गई, अब 8 ही बिके। प्राइस जब हमने 8 रुपीज़ कर दिया तो उसकी क्वांटिटी और कम हो गई, और जब प्राइस हमने उसका और ज़्यादा बढ़ा दिया तो क्वांटिटी उसकी और ज़्यादा कम हो गई। तो ये देखिए, जो ये डिमांड कर्व आ रहा है, ये डिमांड कर्व कैसे आ रहा है? हम इस पॉइंट को जब इस पॉइंट के साथ मैच करेंगे तो ये डाउनवर्ड है ना। अपवर्ड होता तो ऐसे होता, पर ये तो डाउनवर्ड आ रहा है, डाउनवर्ड होता है और नेगेटिव स्लोप होता है, क्योंकि ये नेगेटिवली लेफ्ट से राइट की तरफ मूव करता है। अब डिमांड कर्व हम बोल रहे थे कि स्लोप डाउन है, पर क्यों है ये, क्या रीज़न है इसके पीछे, वो देखते हैं। देखो, मेजर रीज़न तो यही है क्योंकि लॉ ऑफ डिमांड ने ही बोला था ये वाली बात कि प्राइस और डिमांड के बीच में एक इन्वर्स रिलेशनशिप होती है, और जैसे जैसे प्राइस ऑफ कमोडिटी इंक्रीज़ होती है डिमांड डिक्रीज़ हो जाती है, और जैसे ही प्राइस ऑफ कमोडिटी डिक्रीज़ होती है तो डिमांड आपकी इंक्रीज़ हो जाती है। तो पहला मेजर रीज़न तो यही है कि लॉ ऑफ डिमांड की वजह से ही वो डिमांड कर्व जो आपका आ रहा है वो स्लोप डाउन आ रहा है। बट अगर हम अदर रीजंस की बात करते हैं तो पहला रीज़न होता है लॉ ऑफ डिमिनिशिंग द मार्जिनल यूटिलिटी, सेकेंड रीज़न होता है सब्सटीट्यूशन इफेक्ट, एंड थर्ड होता है इनकम इफेक्ट, एंड फोर्थ होता है आपका न्यू बायर्स। अब इन रीजंस की वजह से ही आपका जो कर्व होता है डिमांड कर्व वो स्लोप डाउन होता है। अब हम पहली बात करते हैं कि लॉ ऑफ डिमिनिशिंग होता क्या है ना। लॉ ऑफ डिमिनिशिंग ऑफ मार्जिनल यूटिलिटी है क्या? देखो, लॉ ऑफ डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी क्या बोलता है कि जैसे जैसे आप क्वांटिटी बढ़ाते हो ना किसी चीज़ को कंज्यूम करने की, कमोडिटीज़ की क्वांटिटी बढ़ाते हो, तो वैसे वैसे आपकी मार्जिनल यूटिलिटी डिक्लाइन होती रहती है। यानी कि सेटिस्फेक्शन की बात करता है यहाँ पर कहीं ना कहीं कि लॉ ऑफ डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी बोलता है कि देखो, अभी अगर आपको बोला जाए कि आपको
2 एप्पल्स खाने हैं, आपने खा लिया, उसके बाद आपको 4 दे दिया जाए, आपने वो भी खा लिया क्योंकि आपका सेटिस्फैक्शन लेवल अभी नहीं कंप्लीट हुआ, फिर आपने 5 भी खा लिए, फिर आपने 6 भी खा लिए, फिर आपने 10 भी खा लिया, बट एक टाइम ऐसा आएगा आपका सेटिस्फैक्शन लेवल ही खत्म हो जाएगा, यानी कि अब आप सेटिस्फाई हो गए, अब आपको और नहीं खाना। जब आपको और नहीं खाना तो आप डाउनवर्ड की तरफ चलने लग जाओगे, यानी कि अब आप उतना नहीं खाओगे जितना अभी आपका सेटिस्फैक्शन क्योंकि कंप्लीट हो चुका था, अब आप कम कम परचेज़ करोगे। तो लॉ ऑफ डिमिनिशिंग यही बोलता है कि जब एक प्रोडक्ट या एक कमोडिटी की क्वांटिटी आप जैसे जैसे बढ़ाते हो तो आप सेटिस्फाई होना शुरू हो जाते हो एक पर्टिकुलर टाइम पे, तो आपका मार्जिनल यूटिलिटी डिक्लाइन हो जाता है। यहाँ पे मैंने एग्जांपल आपको चपाती का दिया है कि व्हेन अ पर्सन इज़ वेरी हंग्री, जब बहुत भूखा था वो, तो उसने फर्स्ट चपाती जैसे ही खाई, ठीक है, तो उसको बहुत सेटिस्फैक्शन मिला। ऐसे ही ऐसे उसने फिर 2 खाई, फिर 3 खाई, फिर 4 खाई, उसने कंज्यूम करनी ज़्यादा शुरू कर दी चपाती। बट एक टाइम ऐसा आएगा ना कि उसका सेटिस्फैक्शन ख़त्म हो जाएगा, यानी कि अब उसका पेट भर गया, अब उसे और चपाती नहीं खानी, तो उसके बाद वो डाउन होना शुरू हो जाता है, डिक्लाइन होना शुरू हो जाता है। तो क्वांटिटी ऑफ गुड्स, तो वो क्या बोल रहा है कि जैसे ही क्वांटिटी ऑफ गुड्स बढ़ जाते हैं, ज़्यादा हो जाते हैं, तो मार्जिनल यूटिलिटी कम हो जाती है। इसका मतलब कंज्यूमर्स की अब विलिंगनेस ही नहीं है और ज़्यादा पैसे खर्च करने की। तो जब कंज्यूमर ज़्यादा पैसे खर्च ही नहीं करेगा तो डिमांड आपकी डिक्रीज़ हो जाएगी। तो इसीलिए डिमांड का स्लोप डाउन होता है, लेफ्ट से राइट की तरफ होता है, ड्यू टू लॉ ऑफ डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी। सब्स्टिट्यूशन इफेक्ट क्या होता है, हमें सब्स्टिट्यूशन गुड्स पता था ना, पिछली बार हमने पढ़ा था। यानी कि सब्स्टिट्यूशन गुड्स कौन से होते हैं, वो गुड्स होते हैं कि जब हमें एक गुड महंगा लग रहा है, एक गुड की प्राइस बहुत ज़्यादा हाई हो गई है, तो हम दूसरे पे स्विच कर लेते हैं, तो उसको हम सब्स्टिट्यूशन बोलते हैं। जैसे मैंने आपको पिछली बार एग्जांपल दिया था टी एंड कॉफ़ी का, तो उसी को लेके चलते हैं कि टी एंड कॉफ़ी सब्स्टिट्यूट गुड है। तो जब प्राइस ऑफ टी बढ़ जाएगी, अगर चाय के पैसे बढ़ गए तो कंज्यूमर क्या करेगा, शिफ्ट कर जाएगा कहाँ पे, कॉफ़ी की तरफ, है ना, क्योंकि अब उसको टी सेटिस्फैक्शन तो दोनों से वैसे ही मिलना है, तो वो टी नहीं खरीदेगा, अब वो कॉफ़ी परचेज़ करने लग जाएगा। तो इससे क्या हो रहा है कि टी की डिमांड डिक्रीज़ हो रही है, लेकिन डिमांड किसकी इंक्रीज़ हो गई है, कॉफ़ी की। तो इसी वजह से जो डिमांड कर्व होता है टी का, वो स्लोप डाउन हो जाएगा, ठीक है ना। क्यों, क्योंकि अब टी की प्राइस ही कम हो गई, टी का प्राइस ज़्यादा हो गया, टी का प्राइस ज़्यादा हो गया तो टी की डिमांड कम हो गई। और जब प्राइस ज़्यादा हो जाता है, डिमांड कम हो जाती है, तो वो क्या होगा, फिर से लॉ ऑफ डिमांड। और लॉ ऑफ डिमांड क्या बोलता है कि इन्वर्स रिलेशनशिप होती है, मैं तो डाउनवर्ड ही जाऊँगा, तो इस वजह से वो डाउनवर्ड होता है। थर्ड दैट इज़ इनकम इफेक्ट की बात करते हैं। देखो, इनकम इफेक्ट में हम बात करते हैं रियल इनकम की, रियल इनकम की। अब यहाँ पे क्या होता है कि इनकम इफेक्ट आपके रियल इनकम से शो करता है, यानी कि आपकी परचेजिंग पावर कितनी है कंज्यूमर्स की। जैसे ही प्राइस लेवल फॉल हो जाता है, यानी कि डाउन हो जाएगा, तो आपकी परचेजिंग पावर क्या हो जाएगी, बढ़ जाएगी ना। तो इसीलिए कंज्यूमर इंक्रीज़ कर देता है ज़्यादा से ज़्यादा सामान खरीदना। क्यों, क्योंकि अब उसकी प्राइस, पहले उसकी प्राइस 100 रुपीज़ थी, पर आपकी रियल इनकम इतनी ज़्यादा थी ही नहीं, पर आप उसको उतना खरीद नहीं रहे थे, तो डिमांड कम थी। बट अब वही 100 रुपीज़ की चीज़ आपको 30 रुपीज़ में मिलने लग जाए, तो आपकी रियल इनकम तो उससे मैच कर रही है, तो आप ज़्यादा सामान खरीदने लग जाओगे। तो ये डायरेक्टली अफेक्ट नहीं डालता है ये, लेकिन प्राइस के साथ रिलेट कर रहा है कि आपकी अगर परचेजिंग पावर बढ़ रही है तो अगर आपका प्राइस हाई हो रहा है तो आपकी परचेजिंग पावर डाउन हो रही है, और परचेजिंग पावर डाउन हो रही है तो डिमांड आपकी बढ़ रही है, ठीक है। बट अगर आपकी प्राइस अगर आपकी कम है, प्राइस अगर आपको लगता है कम है, तो आपकी परचेजिंग पावर बढ़ जाएगी, और जब परचेजिंग पावर बढ़ जाएगी तो डिमांड आपकी डाउन हो जाएगी। तो ये आपका इनकम इफेक्ट होता है बेसिकली, यानी कि व्हेन द प्राइस लेवल राइज द परचेजिंग पावर ऑफ द कंज्यूमर डिक्रीज। जैसे आपका प्राइस लेवल बढ़ जाएगा तो परचेजिंग पावर कंज्यूमर की क्या हो जाएगी, डिक्रीज हो जाएगी। जैसे मैंने आपको एग्जांपल दिया कि प्राइस अभी 100 है, तो आपकी परचेजिंग पावर भी कम है ना, यहाँ पे आपकी परचेजिंग की जो रियल इनकम है वो भी कम है, और जब कम है तो आप उतना सामान, आपकी डिमांड बढ़ रही है, उस टाइम पे आप ज़्यादा सामान खरीद पाओगे। बट अब अगर ये 30 रुपीज़ हो जाए प्राइस, यानी कि प्राइस तो अब डाउन हो गया, प्राइस डाउन हो गया तो आपका परचेजिंग पावर बढ़ जाएगा, परचेजिंग पावर बढ़ जाएगा तो डिमांड आपकी उस टाइम पे कम हो जाएगी। तो ये आपका इनकम इफेक्ट होता है जो आपका लॉ ऑफ डिमांड को शो करता है। नेक्स्ट दैट इज़ एक्सेप्शन की बात करते हैं कि एक्सेप्शन क्या है, लॉ ऑफ डिमांड। देखिए, एक्सेप्शन का मतलब होता है, अभी तक हम पढ़ रहे थे कि जो लॉ ऑफ डिमांड होता है वो आपका इन्वर्स रिलेशनशिप को शो करता है, पर एक्सेप्शन बोलता है कि डायरेक्ट रिलेशनशिप होती है, यानी कि जो आपके लॉ ऑफ डिमांड को नहीं मानता, जो आपके लॉ ऑफ डिमांड को मानेगा ही नहीं, अलग कर देगा कि मैं नहीं मानता, तो वो आपका एक्सेप्शन होता है। यानी कि देयर आर सम, अब कुछ हमारे पास सर्कमस्टांसेस हैं जो लॉ ऑफ डिमांड को मानते ही नहीं है, अप्लाई ही नहीं करते, तो जब वो अप्लाई नहीं करते तो वो एक्सेप्शन बन जाते
बढ़ते हैं। अब एक्सेप्शन का मतलब है कि जो डिमांड और प्राइस की हम बात कर रहे थे कि इन्वर्स रिलेशनशिप है, बट अब हम यहाँ पे बोलते हैं कि डायरेक्ट रिलेशनशिप है। यानी कि प्राइस बढ़ेगा तो डिमांड भी बढ़ेगी, प्राइस कम होगा तो डिमांड भी कम हो जाएगी। अब हम डायरेक्ट रिलेशनशिप की बात करेंगे। अब इतना भी ध्यान रखिएगा, जैसे हमने लॉ ऑफ डिमांड की बात की थी तो वहाँ पे नेगेटिव स्लोप था, ठीक है ना, वो आपका नेगेटिव स्लोप डाउन था। यहाँ पे लेकिन आपका डायरेक्ट रिलेशनशिप है, इसलिए पॉजिटिव स्लोप होता है, ये ध्यान रखिएगा एक्सेप्शन के केस में। अब एक्सेप्शन केसेस कौन कौन से हैं, देखिए पहला केस है गिफिन गुड्स। गिफिन गुड्स आपका सर रॉबर्ट गिफिन ने दिया था, और गिफिन गुड्स को हम बोलते हैं इन्फीरियर गुड्स, ठीक है। अब एक्सेप्शन जैसे मैंने अभी आपको बताया, एक्सेप्शन का मतलब क्या हुआ कि जो लॉ ऑफ डिमांड को मानते ही नहीं है, तो लॉ ऑफ डिमांड को कौन नहीं मानेगा, गिफिन गुड्स नहीं मानते। गिफिन गुड्स का मानना होता है कि क्योंकि पीपल जो होते हैं वो ज़्यादा पैसे खर्च करते हैं इन्फीरियर गुड्स पे, तो इन्फीरियर गुड्स के टाइम पे आप क्या करते हो, लॉ ऑफ डिमांड को फॉलो ही नहीं करते हो, क्योंकि इन्फीरियर गुड्स की प्राइस कम होती है, प्राइस कम होती है तो हम ज़्यादा चीज़ें परचेज करते हैं, यानी कि प्राइस बढ़ रही है पर डिमांड भी साथ साथ बढ़ रही है, तो दोनों के बीच में डायरेक्ट रिलेशनशिप हो जाती है इन्फीरियर गुड के केस में, कि प्राइस भी बढ़ रही और डिमांड भी बढ़ रही, प्राइस कम हो गया तो डिमांड भी कम हो गई, तो डायरेक्ट रिलेशनशिप को शो करता है आपका गिफिन गुड्स। सेकेंड चीज़ होती है वेलबेन गुड्स। क्या होते हैं वेलबेन गुड्स को हम बोलते हैं कॉन्स्पीशियस कंजप्शन, और ये आपका सर थॉर्स्टन वेलबन ने दिया था। देखिए वेलबन गुड्स वो गुड्स होते हैं बेसिकली जिनकी प्राइस जो प्रेस्टीजियस होते हैं बहुत, है ना, जिनकी प्राइस बहुत ज़्यादा होती है, क्योंकि कुछ लोगों का मानना ऐसा होता है जितनी ज़्यादा महंगी चीज़ होगी उतनी ज़्यादा अच्छी होगी, ऐसा मानते हैं ना कुछ लोग, तो वही वेलबन गुड्स है। कि वेलबन इफेक्ट या वेलबन इफेक्ट बोलते हैं, सॉरी इसको वेलबन गुड्स नहीं होता है, वेलबन इफेक्ट्स होता है, ठीक है। तो वेलबन इफेक्ट्स बेसिकली आपको क्या बोल रहा है, वेलबन इफेक्ट्स बोल रहा है कि आपके पास अगर आपको डायमंड परचेज करना है ना, कॉन्स्पीशियस गुड तो आपका कौन सा हुआ, डायमंड हुआ, गोल्ड हुआ, तो अब हम उसमें ये कंडीशन मानते हैं कि अब अगर डायमंड जितना ज़्यादा महंगा होगा उतना ज़्यादा अच्छा होगा, अगर हम इस फिलॉसफी पे काम करते हैं तो वेलबन इफेक्ट होता है। अब अगर आपको डायमंड पता चले कि यहाँ पे मिल रहा है आपको 2000 में, 3000 में, 5000 में, ठीक है, आपको डायमंड की प्राइस ही कम हो जाए, तो उस कंडीशन पे हमें क्या लगेगा, कुछ डायमंड की वैल्यू रहेगी, नहीं रहेगी ना। तो वेलबन गुड्स बेसिकली वो होता है जो आपके लॉ ऑफ डिमांड को मानता ही नहीं है, वो बोलता है कि भैया जितनी ज़्यादा महंगी चीज़ होगी उतनी ज़्यादा क्वांटिटी तभी बढ़ सकती है उसकी जब वो महंगी होगी, तो प्रेस्टीजियस गुड्स के केस में, ये लग्जीरियस गुड्स के केस में। अब नेसेसिटीज़ ऑफ कंज्यूमर, नेसेसिटीज़ ऑफ कंज्यूमर्स क्या होती है कि कुछ चीज़ें ऐसी हैं भाई जिनकी तो लोगों को ज़रूरत है ही है, उसको तो वो खरीदेंगे ही खरीदेंगे चाहे उसकी प्राइस कुछ भी हो जाए, जैसे वाटर है, फूड है ना, खाना है, पानी है। अब अगर कितना ही महंगा हो जाए लेकिन आप उसको ऐसा थोड़ी छोड़ दोगे खरीदना, आप वेट करोगे कि कब उसकी प्राइस डाउन होगी मैं तभी खरीदूंगा, क्योंकि ये दोनों चीज़ें ऐसी होती है, नेसेसिटी मतलब नेसेसिटी एक ऐसी कंडीशन होती है कि जिस टाइम पे कंज्यूमर्स केवल अपनी नेसेसिटीज़ देखता है और उसी की बेसिस पे परचेज़ करता है, उसको प्राइस के बढ़ने या कम होने से कोई फ़र्क नहीं पड़ता, तो वहाँ पर भी आपका लॉ ऑफ डिमांड काम नहीं करता, ठीक है। नेसेसिटी ऑफ गुड्स में आप नया एग्जाम्पल और ले सकते हो, जैसे आपका इंटरनेट कनेक्शन, नेट पैक की बात करते हैं ना, अब ये तो हमारी नेसेसिटी हो गया। अब अगर आपको पता चले 500 रुपये का रिचार्ज हो रहा है तभी भी आप कराओगे, 1000 का हो रहा है तभी भी आप कराओगे, क्योंकि आपको हैबिट आ गई उस चीज़ की, तो वो भी कहीं ना कहीं हमारी हैबिट में कन्वर्ट हो चुका है। नेक्स्ट होती है इग्नोरेंस। इग्नोरेंस बेसिकली क्या होता है, इग्नोरेंस का मतलब होता है कि कुछ कंज्यूमर्स ऐसे होते हैं जिनको प्राइस के बढ़ने से, प्राइस के कम होने से कोई फ़र्क नहीं पड़ रहा। अब अगर मैं आपको बोलूँ कि मिस्टर अनिल अंबानी है ना, मिस्टर अनिल अंबानी कुछ परचेज़ करने के लिए गए, तो उनके लिए क्या कोई फ़र्क पड़ रहा है कि प्राइस में ज़्यादा है या प्राइस कम है, कुछ फ़र्क नहीं पड़ता उनके लिए। तो यानी कि इग्नोरेंस का मतलब कि कुछ कंज्यूमर्स को प्राइस के बढ़ने और कुछ प्राइस के कम होने से कोई फ़र्क नहीं पड़ता, वो केवल कमोडिटीज़ को परचेज़ करते हैं चाहे प्राइस कुछ भी हो, तो वो भी एक कंडीशन ऐसी होती है जो आपके लॉ ऑफ डिमांड को फॉलो नहीं करते। नेक्स्ट दैट इज़ इमरजेंसी। इमरजेंसी यानी कि कभी वर्ल्ड वॉर चल रही है, फ्लड आ गया कहीं पर आपका अर्थक्वेक आ गया, तो उस कंडीशन पे हाउस होल्ड क्या करेंगे, ये थोड़ी वेट करेंगे कि पैसे कम हो जाएंगे तभी खरीदेंगे, ये करेंगे, तो उनको तो क्या चाहिए, उनको तो अपना जो नेसेसिटीज़ की चीज़ें होंगी वो चाहिए ही चाहिए होंगी, तो इमरजेंसी भी आपका लॉ ऑफ डिमांड को फॉलो नहीं करेगा। दैट एक होता है स्नोब इफेक्ट। स्नोब इफेक्ट को हम बोलते हैं बैंकवेन इफेक्ट्स, यानी कि यूनिक प्रोडक्ट। अब कुछ प्रोडक्ट्स ऐसे होते हैं जो
यूनिक होते हैं काफ़ी, है ना। अब एक चीज़ और होती है कि कुछ लोगों को ना शो ऑफ करने का शौक होता है, उसी को हम बोलते हैं स्नूब इफेक्ट। कि कुछ बायर्स ऐसे होते हैं जिनकी डिज़ायर होती है कि वो यूनिक प्रोडक्ट खरीदें, क्यों? क्योंकि उनको शो ऑफ करना होता है ना। तो यूनिक प्रोडक्ट परचेस करने के चक्कर में भी हम क्या करते हैं, लॉ ऑफ डिमांड को भूल जाते हैं, तो वो एक्सेप्शन हो जाती है वहाँ पे। अब अगर कुछ लोगों को शौक है कि वो फ़ोन ख़रीदना है पर आईफोन ही ख़रीदना है, क्यों? क्योंकि उनका वो बैंगवन इफेक्ट है, उनको क्या करना है, उनको शो ऑफ करना है, उनको कुछ यूनिक चीज़ें खरीदनी है। यूनिक चीज़ों के केस में चाहे वो कितनी ही महंगी होती है पर लोगों को कोई फ़र्क नहीं पड़ता, वो उसको खरीदते ही खरीदते हैं। एंड द लास्ट वन दैट इज़ फ्यूचर एक्सपेक्टेशन अबाउट प्राइजेस। फ्यूचर एक्सपेक्टेशन अबाउट प्राइजेस का मतलब होता है जिसमें प्राइस, हम कुछ कंज्यूमर्स ये भी सोचते हैं कि ऐसा ना अभी इसलिए ख़रीद लेते हैं क्योंकि ऐसा ना हो फ्यूचर में और ज़्यादा बढ़ जाए, तो इसी वजह से भी वो लॉ ऑफ डिमांड उस टाइम पे देखते हैं कि प्राइस कितनी है, कोई बात नहीं, कोई फ़र्क नहीं पड़ रहा है, बस ऐसा ना हो फ्यूचर में ना बढ़ जाए। तो फ्यूचर की एक्सपेक्टेशंस को लेके भी, प्राइस की एक्सपेक्टेशंस को लेके भी वो प्रेजेंट की प्राइस पे कंसिडर नहीं करते, जिसकी वजह से आपका लॉ ऑफ डिमांड फॉलो नहीं हो पाता, तो वो भी आपका डायरेक्ट रिलेशनशिप शो करता है। अब ये आपके जो 7 एक्सेप्शंस हैं, इसमें मेन चीज़ यही है कि जो एक्सेप्शंस होते हैं यानी कि वो लॉ ऑफ डिमांड को फॉलो कर नहीं रहे हैं, और फॉलो नहीं कर रहे हैं तो वो क्या कह रहे हैं, वो कह रहे हैं भैया इनके बीच में डायरेक्ट रिलेशनशिप है। जैसे गिफन गुड्स था इन्फीरियर गुड्स के केस में, वहाँ पर भी डायरेक्ट रिलेशनशिप है। वेलबेन इफेक्ट्स यानी कि लग्जीरियस गुड्स के केसेस में भी वही है। जब कंज्यूमर्स की नेसेसिटी है, ज़रूरत है, तभी भी यही केस है। कुछ कंज्यूमर्स इग्नोर कर रहे हैं क्योंकि वो वेल रिच है पहले से ही, तो वो भी आपका एक्सेप्शन हुआ। इमरजेंसी के केसेस में भी, या फिर यूनिक प्रोडक्ट्स के केसेस में भी, या फिर फ्यूचर की एक्सपेक्टेशंस के केसेस में भी। तो आज की क्लास के लिए इतना ही। थैंक यू सो मच एंड ऑल द वेरी बेस्ट फॉर योर एग्जाम एंड कीप लर्निंग विद हेल्प गुरु 1। नेक्स्ट क्लास में हम लोग इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड के बारे में बात करेंगे।